ड्यूक 390 में क्या है कि भाई ड्यूक 390 इतनी ज़्यादा हीट होती है, बहुत ही स्टडी हो चुका है। तो इस पर मुक्का मार दो ना मैं तो भी नहीं टूटेगा भाई। और काश ऐसा पॉसिबल हो कि अगर किसी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे साइड में कैसे भी एक अगर मैप चलाने का सिस्टम मिल जाए तो वो बहुत ही कमाल करेगा। सो दोस्तों, कभी भी जब आप एक टूरिंग प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड एक बाइक खरीद रहे होते हैं ना, तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक जिनको सिर्फ और सिर्फ लुक से मतलब है, दूसरा कि अगर वो लोग पैसे दे रहे हैं तो उनको वैल्यू फॉर मनी मशीन मिलेगी, जिसमें सेकंड कैटेगरी में मैं भी फॉलो करता हूं। तो आज हम ऐसे ही एक बेहतरीन बाइक के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको इतने कम वैल्यू में टॉप नॉच फीचर मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। दोस्तों, आज जिस बाइक के बारे में हम रिव्यू कर रहे हैं वो है बजाज डोमिनार 400 BS6 2020 एडिशन। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं, ये बाइक मेरी है और मैंने इसे 2020 में खरीदा था और ये BS6 एडिशन है। तो लगभग 3 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको ओडोमीटर में दिखा देता हूँ कि ये बाइक कितनी ज़्यादा चली हुई है। तो इसके किलोमीटर की अगर हम बात करें तो इसको मैंने 23,587 किलोमीटर चलाया है। आई नो ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर नहीं है अगर मेरे 2 अर्लियर आप रिव्यू के बारे में देखें तो, बट इतना किलोमीटर सफिशिएंट होता है एक बाइक के बारे में बताने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ओनरशिप एक्सपीरियंस पे कि अगर आप ये बाइक लेना चाह रहे हो, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो ऐसी काइंड ऑफ बाइक लेने की, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके इंजन की, तो आपको बता दूं कि ये बाइक आती है सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ में। सीसी है 400 और लिक्विड कूल सिस्टम के साथ में आता है, जिसमें हमें रेडिएटर मिलता है आगे बड़ा सा। और ये बाइक पावर प्रोड्यूस करती है 40 bhp 37 न्यूटन मीटर टॉर्क। तो ये इसका पावर फिगर है। और इसका अगर टायर सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर में हमारा आता है पीछे 150/60 R17। तो 160 इसका 150 इसका विड्थ है और 60 इसका ये वॉल जो होता है ये है। और इसकी जो रिम साइज है वो है 17 इंच। तो आगे के टायर की अगर हम बात करें तो 110/60 R17, तो 17 इंच का इसमें भी आगे रिम मिलता है। फ्रंट में आपको USD मिलता है और पूरी बाइक में आपको जो लाइट सेटअप मिलता है वो पूरा का पूरा LED सेटअप मिलता है। और जब इस बाइक को लॉन्च किया गया था तो बजाज का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट था इसकी LED। और नो डाउट इसकी LED काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आज के टाइम के किसी भी LED हेडलाइट कंसोल के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर में मैंने काफ़ी हद तक कुछ टूरिंग एसेसरीज लगा रखी है अपने टूरिंग पर्पस के लिए। बट फिलहाल अगर आप कोई भी इस बाइक को लेना चाहेगा नया, तो उसको वो पूरी की पूरी टूरिंग सब कुछ कम्प्लीटली कंपनी से ही मिलेगी। और 2 चीज़ें मैंने भी कंपनी फिटेड लगा रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर में जो चार्जिंग सिस्टम है वो भी कंपनी से ही आता है। सेम अगर कोई लेगा वो सिस्टम मैंने लगाया। और इसमें GPS माउंट, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगा रखा है। तो ये बहुत ही टूरिंग में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है हेलमेट पहनने के बाद। तो ये तो रही इसकी ओवरऑल एस्पेक्ट रेशियो की और इंजन स्पेसिफिकेशन की। इसकी टैंक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में आपको मिलता है 13 लीटर का टैंक, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अनोइंग लगता है कि इतना बड़ा दिखने का टैंक और सिर्फ 13 लीटर कैपेसिटी। एवरेज की बात करें नहीं क्लेम करती है, तो कंपनी इसके अंदर में क्लेम करती है 25 के MPL का। बट भूल जाओ भाई, उतनी कभी नहीं देगी। रियल टाइम सिनेरियो में आपको ये 21 से ऊपर कभी नहीं देगी। और ट्रैफिक में तो कई बार ये आपको
19-18 तक भी ऐसी देती है। पहले हम इसकी बात करेंगे कि क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट रहे हैं और क्या, दूसरा हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या अच्छा रही है। तो देखो, अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स में बात करूं तो यार देखो, मेरे को सबसे पहला जो इसका कंसर्न लगता है कि भाई वो है इसका टैंक। तो टैंक इसका 13 लीटर का है। बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब ये चीज़ बुरी लगती है कि जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हो तो इसका एवरेज भी कम आती है, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सेकंड, इसका आता है हैवी वेट, और इसका हैवी वेट ही एडवांटेज भी है, तो वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ों में आती है। तीसरा, जो भी डोमिनार ओनर होगा उसको ये बात पता होगी भाई, इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि जब आपको टर्न लेना होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दूर से टर्न लेना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बुरी बात लगती है मुझे इस व्हीकल के अंदर में। और वही अगर मैं बात करूं कि इन 3 साल के ओनरशिप में मुझे क्या क्या फेस आई, क्योंकि इस बाइक के रूमर्स निकले थे कि भाई इस बाइक का इंजन फट जाता है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो भाई आपको एक चीज़ बता दूं, वो बात कहीं ना कहीं हद तक सही है। दिल्ली के अंदर में 3 बंदों के साथ में ये प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें से 2 यूट्यूबर थे और उनसे मैंने बात करी थी, क्योंकि मेरे पास भी डोमिनर था और कहीं ना कहीं मेरा भी ये कंसर्न था, और उस टाइम तो मैंने बिल्कुल नई ली थी। तो आपको बता दूं कि वो प्रॉब्लम जो आई थी वो सिर्फ BS4 इंजन में आई थी, वो भी कुछ एक सर्टन लॉट की गाड़ी में। मेरी जो बाइक है वो है BS6 और फर्स्ट लॉट की। और कभी भी आपको एक चीज़ बता दूं, किसी भी व्हीकल में, चाहे वो कार हो चाहे बाइक हो, हमेशा फर्स्ट लॉट की जो व्हीकल होती है ना, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कंपनी के लिए वो बिल्कुल एक नया लॉट होता है। और उसके बाद उसके प्रोडक्शन कंपनी कुछ टाइम के लिए बंद कर देती है, ताकि कस्टमर रिव्यू से उसके अंदर में जो भी है सेकेंड लॉट में चेंजेस करके मार्केट में दोबारा एक रिफाइन तरीके से गाड़ी को लॉन्च किया जाए। तो बट टचवुड मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम मेरे को इसमें बाइक में आज तक फेस हुआ है, जो जिसमें मेरी कोई गलती नहीं रही है, वो ये है कि जब मैंने इसको लिया था तो बिल्कुल नया लेते के साथ ही 1.5 महीने के अंदर में इसकी ABS मोटर फूक गई थी। अब मुझे वो रीज़न समझ नहीं आया, क्या रीज़न था क्या नहीं। इसका ABS मोटर काम करना बंद कर गया। वो तो ऑल ऑफ सडन में एक दिन ब्रेक मारा मैंने ज़ोर से, तो मेरी पूरी पीछे वाली टायर स्किड हो गई। तब मैंने नोटिस किया कि यार मेरी बाइक के अंदर में यहाँ पे ABS का साइन आ रहा है। दिखा देता हूँ, जैसे आप देख रहे हो ABS का साइन, तो जब भी आप व्हीकल चलाओगे ना, तो 5 की स्पीड के बाद इसे हट जाना चाहिए। अगर ये नहीं हट रहा तो आपका ABS में कुछ प्रॉब्लम है और ये ABS काम नहीं करेगा। तो भाई ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम आया था मेरे को, जिसकी कॉस्टिंग अगर मैं देखा जाए तो 28,000 रुपये है। बट कंपनी 5 साल की वारंटी देती है इसके इंजन की और बाकी और मतलब इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ों की, तो जिसकी वजह से वो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था। बट फिर भी यार मुझे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हैसल तो फेस करना ही पड़ा था। गाड़ी 5-6 दिन के लिए मुझे मतलब रखनी पड़ गई थी, ताकि वो चेक कर सके कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है इसके अंदर में। ओवरऑल उसके बाद अगर मैं बताऊं तो मुझे कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ा इसके अंदर में। एक इशू एक और फेस करना पड़ा था, बट उसमें मेरी ही गलती थी। एक्चुअली क्या है कि मैं जब इसको दबाता था ना, तो मैं इसको नाखूनों से ऐसे दबाता था। तो हुआ क्या था कि जो मेरा ये सेकंड मीटर है ना, तो इसके नाखून की वजह से यहाँ पे ये रबड़ कट गई थी, और जिसकी वजह से पानी घुसने के बाद ये मीटर ख़राब हो गया था। तो ये मुझे एक अपने जेब से चेंज करवाना पड़ा था, जिसकी कॉस्टिंग आई थी मेरे ख्याल से 2,000 से 2,200 रुपये के करीबन। और यही एक दो बड़ा मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है मुझे पूरे इन 3 सालों में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मेरा इस बाइक की क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश को लेके मतलब बहुत ही सेटिस्फैक्शनरी रही है, क्योंकि मुझे इसके अंदर में ज़्यादा कोई खास कंप्लेन आई नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसको चलाया नहीं है। जो 25-26 हज़ार किलोमीटर आपने जो देखा है, वो इसको मैंने बहुत लंबे टूर पे चलाया। और इसके बाद मैंने इससे जयपुर की एक ट्रिप मारी है। उसके बाद अभी जो मैंने सबसे बड़ी ट्रिप मारी थी वो मारी थी दिल्ली से नेपाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबी ट्रिप थी। 16 घंटे के अंदर मैंने 1000 किलोमीटर किया था, जिसमें से 500 किलोमीटर तो मैंने नॉन स्टॉप बिना रोके इसको चलाया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मुझे इसके अंदर में। अब आते हैं इसके पार्ट कॉस्टिंग पे। तो भाई देखो, मैंने इन 3 साल के अंदर में ना जो मेजर चेंजेस करवाए हैं कंपनी के थ्रू, वो ये कराए हैं कि मैंने एक इसका पीछे का चेन सेट डलवाया है, क्योंकि मेरा चेन सेट 18,000 किलोमीटर पे ख़राब हो गया था, और जो कि मतलब नॉमिनल है, इतने किलोमीटर पे तो ये ख़राब होना बनता ही है। तो इसकी जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी वो पड़ी थी मेरे को आई बिलीव 3500 के आसपास मेरे को पड़ी थी, और फिटिंग चार्जेस वगैरह लगा के 3700 के आसपास मेरे को ये पड़ गया था इसका चेन सेट। तो ये एक सबसे बड़ा खर्चा था मेरा इस बाइक में, अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ तो वही अगर आप इसकी दूसरी बात करोगे ब्रेक पैड की, तो इसके अंदर में जो आपका कैलिपर मिलता है वो सेम कैलिपर वही मिलता है जो आपको ड्यूक 390 में मिलता है।
और ये गोल्डन कलर मैंने खुद कराया हुआ है क्योंकि इसकी पेंट की चिपिंग हो गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब इसके अंदर में हम डिस्क फ्लूइड डालते हैं तो वो गलती से इसके ऊपर में रह गया था और डिस्क फ्लूइड डालने से पेंट निकल जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको गोल्डन करवा दिया था एस्थेटिक लुक देने के लिए। बट आप लोग लोगे तो ये ब्लैक मिलेगा। तो अगर इसके हम ब्रेक पैड की बात करें तो जो फ्रंट का ब्रेक पैड आता है वो आता है 300 रुपये का, और वही अगर हम रियर ब्रेक पैड की बात करें तो रियर ब्रेक आता है इसका 275 रुपये का। तो ये भी कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है। और एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी वो ये करी थी कि जो इसके साइलेंसर के बीच का जो एक गैस्केट होती है जिससे कि ये इसका खुलता नहीं है, मतलब जो, तो एक और जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी वो करी थी इसका जो गैस्केट है वो ख़राब हो जाता है टाइम टू टाइम। तो ये भी मेरे को कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं किया था, इसका मुझे 70 रुपीज़ का कॉस्टिंग आई थी। तो ये मेरे को एक दो चीज़ थी जो अननेसेसरीली मेरी ख़राब हो गई थी, जैसे एक चेन सेट हो गया और एक ये। तो वैसे मैं इसे वियर एंड टीयर में ही कंसीडर करूँगा। तो ये मेरे को दो कॉस्टिंग पड़ी थी, बट इसका जो सबसे मेजर कॉस्ट मेरे को आज तक महंगा लगा है वो लगा है इसका चेन सेट। बाकी ओवरऑल बाइक सबसे ज़्यादा सस्ती है इसके पूरे कैटेगरी में। और इंजन की बात करें तो इसका जो सर्विस इंटरवल है वो है 5000 किलोमीटर और आइदर 6 मंथ, या तो आप 6 महीने तक इसको सर्विस करवाओ चाहे आपकी बाइक चले चाहे ना चले, और या फिर आप 5000 किलोमीटर डन होने पे ही इसको सर्विस कराओ। तो अगर मैं इसके नॉर्मल सर्विस की बात करूँ तो यार ये हो जाती है 1800 से 2100 रुपये के बीच में हो जाती है नॉर्मल, जिसमें ऑयल चेंज करना होता है हमें और अपना इसके बस, और यही कुछ भी नहीं, जिसमें फ़िल्टर बस क्लीन हो जाता है। और वही अगर हम इसकी मेजर सर्विस की बात करें जिसके अंदर में पूरा ऑयल चेंज होता है, आगे के डिस्क पैड, पीछे के डिस्क पैड, और आगे और इसका जो एयर फिल्टर होता है वो पूरा चेंज होता है, थ्रोटल बॉडी इसकी साफ़ होती है। तो अगर मैं उसको पूरा कंसीडर करूँ तो 3500 से 3800 के बीच में पूरी कंप्लीटली सर्विस हो जाती है, मेजर सर्विस। और आपको एक चीज़ बता दूं कि इस कैटेगरी की किसी भी ब्रांड की बाइक ले लो आप, वो सब के सब इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है आपको। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी 400 सीसी की इससे सस्ती नहीं मिल सकती। और एक जो मैं अभी रिसेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो ये है कि मेरा जो शॉकर है USD वो लीक हो चुका है, और ये भी मेरी गलती है। एक्चुअली क्या था कि मैं मेरे एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो सुबह तक रोड बिल्कुल ठीक थी और जब मैं शाम को आया तो उस पर कंस्ट्रक्शन हो रखा था। तो मैं तेज़ था काफ़ी स्पीड में, जब तक मैंने ब्रेक मारी मेरी बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे डीप गड्ढे में गिर गई थी और अच्छे खासे स्पीड में। तो मुझे तो लगा था कि इसका शायद अलॉय टूट जाएगा, बट देखा तो सिर्फ और सिर्फ इसका USD फोक लीक हुआ है। और इसकी अगर मैं कॉस्टिंग बताऊँ, कंपनी से मैंने पूछ लिया है तो पूरे लेबर कॉस्ट लेने के बाद कंपनी से 1700 रुपये की कॉस्ट करती है, जो कि USD के लिए काफ़ी कम बात है। अदरवाइज़ देखा जाए तो बहुत ही महंगा ये चार्ज होता है USD के लिए। तो यही सारी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने फेस करी थी इन पूरे 3 सालों में। और ये बेसिक सर्विस का इंटरवल भी मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल सर्विस कराओगे तो 1800 से 2100, और अगर मेजर सर्विस है तो 3500 से 3800, जिसके अंदर में काफ़ी अच्छा खासा काम होता है। ये तो मुझे ऊपर का जो काम है वो मैं गिनवा रहा हूँ। तो अब आते हैं हम इसके फ़ायदे पे कि अगर आप ये बाइक कंसीडर कर रहे हो 400 सीसी के कैटेगरी में तो आपका इसको लेने का क्या क्या प्लस पॉइंट होगा। देखो, सबसे पहली बात कि अगर मैं 400 सीसी की कैटेगरी में कंपैरिजन करूं तो लोग वैसे तो इसको हिमालयन के साथ भी कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कि मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया क्यों, सेंसलेस। बट उसकी बात करूं तो उसकी आपको कॉस्टिंग सेम पड़ती है बाइक के प्राइस की, बट आपको उसके अंदर में इतना पावर नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसा मतलब आपको सर्विस जो कॉस्ट है सस्ता नहीं पड़ेगा, उसके पार्ट्स बड़े महंगे हैं। तो ये तो एक छोटा सा हो गया बाइफिकेशन। अगर मैं बात करता हूँ ड्यूक 390, तो भैया ड्यूक 390 का तो प्राइस आप लोग को पता ही है, 3.5 लाख तक पहुँच जाता है ऑन रोड आते हैं। और उसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है, उसकी पार्ट की कॉस्टिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसको भी इस लीक से हटा देते हैं। अगर अभी के रिसेंटली कंपेरिजन किया जाए, जो स्पीड 400 आई है ट्रायम्फ की, जो कि बजाज की तरफ से ही है, तो अगर उसको भी कंसीडर करें तो एक बार को प्राइस फिर भी सेम मिलता है, सेम इंजन स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, बट जो उसकी सर्विस कॉस्ट है वो भाई बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। तो ये लगा लो कि एक नॉमिनल सर्विसिंग के लिए भी कंपनी उसके लिए आपको 3,500 से 4,000 रुपये चार्ज कर रही है, जो कि इतना तो ये पूरे मेजर सर्विस में भी नहीं कॉस्ट करती।
और मेजर सर्विस का मतलब आपका 10,000 किलोमीटर पे। तो अगर आप पर किलोमीटर अगर आप कंसीडर भी करोगे 50 पैसे भी, तो भी भाई आपको मतलब उतना भी पैसा नहीं देना। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। और एक अब बात करते हैं मुद्दे की, तो ये तो थोड़ा सा कंपैरिजन था इसके सेगमेंट की बाइक की। तो भाई देखो, एक तो ये कि भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ट्रायम्फ का मैं नहीं कह सकता, ड्यूक 390 हाँ थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इन बाइक को लेते हो तो जो इसकी सर्विस होती है ना, रॉयल एनफील्ड की सर्विस निहायत ही घटिया है। आपकी कोई नहीं सुनने वाला। गाड़ी के अंदर में 50 प्रॉब्लम है, कोन सेट की प्रॉब्लम है, व्हील अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, क्वालिटी इशू है, रस्ट इशू है। तो भाई ये है। ड्यूक 390 में क्या है कि भाई ड्यूक 390 इतनी ज़्यादा हीट होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी सर्विसिंग बहुत अच्छी है, बट यही है कि यार वो लोग बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसकी बात करूँ तो इसकी सर्विसिंग इतनी टॉप नॉच है, क्योंकि ये ना बजाज की फ्लैगशिप बाइक है। तो जब भी आप इसे शोरूम में लेके जाओगे ना, तो पहली बात तो आपको ये बाकी शोरूम की तरह कोई चोचला नहीं है कि मुझे अपॉइंटमेंट लेना है कि भाई मेरे को बाइक सर्विस करवानी है। कभी भी चले जाओ, अगर आप फ्री होंगे तो आपको तुरंत करके दे देंगे, अदरवाइज वो बोल देते हैं कि भाई आप कल आ जाओ। ऐसा अपॉइंटमेंट का ड्रामा कोई चोचला नहीं है। दूसरी बात, आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से सुनेंगे। बजाज की ये फ्लैगशिप बाइक है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है इंस्टेंटली सुनते हैं। और भाई 90% केस में इंस्टेंटली इसके पार्ट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे कितने से बड़ा कितना मेजर पार्ट ही क्यों ना हो। और सबसे अच्छी बात कि भाई इतने सस्ते पार्ट है कि जिसकी कोई हद नहीं। एक बार ये मेरी बाइक गिर गई थी, तो इसका हैंडल है, वो हैंडल इन्होंने चार्ज किया था मेरे को सिर्फ कितना 400 रुपये या 350 रुपये के कॉस्ट किया था, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा चीप है। ये एक मेरा टूट गया था, तो इसके लिए उन्होंने मेरे से सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये चार्ज किए थे। जबकि अगर वही मैं दूसरे के कंपैरिजन में करूँ तो भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाए। डबल है प्राइस यार, सीधा लगा लो कि डबल है प्राइस हर चीज़ का। तो वो एक फैक्टर होता है। और प्लस बजाज में ये है कि अगर आप कभी भी अपनी सर्विस करवा रहे हो ना, अगर आप कुछ बोल दोगे कि यार ये चीज़ मेरा ठीक कर दो या वो चीज़ मेरा ठीक कर दो, ल्यूब कर दो या कुछ कर दो, तो उसके पैसे वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। अगर मैं दूसरे ब्रांड्स की बात करूँ, नाम नहीं लूँगा, टैग नहीं करूँगा स्पेसिफिकली, मेरा एक्सपीरियंस खुद का रहा है। अगर मैं बोल देता हूँ ना कि ये चीज़ कर दो वो चीज़ कर दो, तो भाई नट टाइट करने तक के भी चार्ज अलग से सेपरेटली जोड़ देते हैं, 70 80 रुपये। तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है सर्विसेज। तो ओवरऑल ये आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज की भी बहुत ही अच्छी बात है। प्लस अगर आपको कोई भी ऑर्डर, जैसे पैनल टूट गया, कुछ भी टूट गया, और आपको शोरूम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे भाई। बजाज की थर्ड पार्टी एक साइट है 99 RPM, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के वहाँ से डायरेक्टली खरीद सकते हो। आपको कोई भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है शोरूम में। अगर शोरूम में मिल गया तो वेल एंड गुड। अगर आपके शोरूम दूर है घर से और आप नहीं चाहते कि मैं शोरूम में जाके उसे लगाऊं या एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो आप भाई 99 RPM से भी इसको खरीद सकते हो। चाहे कोई भी पूरी बाइक ये लगा लो, खरीद सकते हो। बस इंजन को छोड़ के जितना भी इसके अंदर में पार्ट है ना, सारी चीज़ें आपको 99 RPM से मिल सकती है। इंजन कहीं से जुगाड़ कर लोगे ना, और चेसिस भाई पूरी की पूरी बाइक खरीद के वहाँ से 99 RPM से असेंबल कर सकते हो आप। ये लगा लो कि इतनी तगड़ी सर्विसेज देते हैं इसकी। बाकी यही एक चीज़ है जो इसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको ऐसी बेहतरीन बाइक नहीं मिलेगी। थोड़ा सा इसके अंदर में एक वाइब्रेशन का इशू लोग बताते हैं, टच वुड मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ। लोग बताते हैं कि इसका वाइब्रेशन यहाँ पे आता है और इसका यहाँ पे आता है। तो देखो यार, वो एजिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत आता ही है। तो भाई मैंने ये लगा लो कि अपने लोकल मैकेनिक एक ही को दिखाता हूँ, तो उसने इसको इतने अच्छे तरीके से डैम्पिंग कर रखी है, थोड़ा सा फॉर्म लगाना होता है, पूरी की पूरी बाइक लाजवाब हो जाती है। वही अगर हम इसके टूरिंग की बात करें तो देखो भाई, ये बाइक स्पेशली बजाज की तरफ से जानी जाती है टूरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। तो उसमें क्या है कि भाई मैंने इसको अच्छे खासे रोड पे टूरिंग करी है, हाईवे पे करी है, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करी है। तो इसकी क्रूजिंग की स्पीड अगर मैं बताऊं तो भाई 120 से 30 कभी भी आपको फील ही नहीं होगा कि यार आप 120-30 पे चला रहे हो। दूसरी बात, इसका फ्रंट ब्रेक इतना अमेजिंग है कि आपको मतलब स्टॉपिंग पावर में जो कॉन्फिडेंस मिलेगी ना, मुझे नहीं लगता कि आपको वो हिमालयन में उतनी कॉन्फिडेंस वो मिलेगी ब्रेकिंग में। और ड्यूक 390 तो भाई वो इतनी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मतलब भागती है पावर टू वेट रेशियो की वजह से। तो भाई उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने इतने लंबे ट्रिप पे नहीं चलाया। लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि जो डोमिनार का रियर ब्रेक है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता। बट यार मैं ना अपने केस में EBC के ब्रेक पैड यूज़ करता हूँ, जो कि थोड़े से कॉस्टली आते हैं। तो मेरे को तो स्टॉपिंग पावर बहुत ही खतरनाक लगती है। बट अगर आप इसके स्टॉक ब्रेक भी इस्तेमाल करते हो तो फ्रंट ब्रेक ही इतना ज़्यादा खतरनाक है
कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीछे वाले के ऊपर डिपेंडेंट रहने की, क्योंकि 90% केस में लोग फ्रंट ब्रेक ही यूज़ करते हैं। तो ये तो था इसकी मतलब टूरिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह की बात। बाकी ये है कि यार ये ना ड्यूक के कंपैरिजन में हीट ना के बराबर होती है। 400 सीसी की बाइक है, बट कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आप इसको शॉर्ट्स पहन के ट्रैफिक में नहीं निकाल सकते, या नहीं ऐसा है, या दिक्कत है, या खड़ी हो गई, या वार्निंग दे गई आपको कि भाई हीट हो चुकी है, अभी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसा मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ है। तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि भाई अमेजिंग है, क्योंकि मैंने इससे एक बार में 500 किलोमीटर का स्ट्रेच किया हुआ है। मैं यमुना एक्सप्रेसवे से पे चढ़ा था, और वही एक जो मैंने फ्यूल का ब्रेक लिया था, उसके बाद मैं सीधा जो लखनऊ एक्सप्रेसवे का एंड होता है वहाँ पे जाके मैंने मतलब स्टॉपेज लिया था। खाने पीने का भी कोई स्टॉप नहीं लिया, सिर्फ फ्यूल ब्रेक का जो लिया है वो लिया है। अगर हम इंजन रिलायबिलिटी की बात करें तो भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि बजाज का इंजन रिलायबल नहीं रहता। तो भाई सबसे पहले आप लोग का ये मिथ हटा दूं मैं, इसके अंदर में बजाज का इंजन नहीं है। ये आपका ड्यूक 390 का ही इंजन है, बस बजाज ने इसको ट्यूब किया है, थोड़ा सा पावर डिग्रेड किया है, और उसके बाद इसको अपने हिसाब से, इसको टूरिंग के हिसाब से डोमिनार के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। थोड़े बहुत हेड में चेंजेस किए हैं। तो भाई इसकी इंजन बहुत ही लाजवाब है, सेम ड्यूक वाला है, तो रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं है इसके अंदर में। बाकी डिपेंड करता है यार आप टाइम टू टाइम सर्विस क्या करा रहे हो क्या नहीं। मैं जो यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ मोटोल का 7100, तो भाई सुपर रिफाइन है, मुझे कभी आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। रेडिएटर इसका यार इतना ज़्यादा कमाल का है कि भाई इसकी पूरी हीटिंग सब निकाल देता है। क्या होता है कि जनरली जो रेडिएटर होते हैं ना, उसके अंदर फैन बड़े छोटे छोटे लगे होते हैं, जिसकी वजह से आपका हीट डिस्ट्रीब्यूट भी होती है ना, तो फिर भी पता चलती है। इसका इंजन पता नहीं क्यों मुझे समझ ही नहीं आता कैसे डिज़ाइन कर रखा है कि कितना ही आप इसको टूरिंग चला लो, कितना ही भगा लो, आपको हीट फील होने ही नहीं देगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका ये रेडिएटर फैन चल रहा है तो पीछे हीट फेंक के आपके पूरे पैर जला देगा। मुझे आज तक समझ नहीं आया कैसे इसका हीट मैनेजमेंट किया है कि कभी भी दिक्कत नहीं होती। और एक चीज़ और भी है कि इसका जो कूलेंट, इसका जो रेडिएटर है ना, वो बहुत ही मतलब जब हीट होती है ना तभी चलता है। ऐसा नहीं जैसे ड्यूक 390 जिनके पास है उनको पता होगा, उनका जो रेडिएटर है वो मतलब बात पे ही चालू हो जाता है। अगर आप सिटी में हो ना तो फिर तो मतलब मैं क्या ही बताऊं, इतना फ्रीक्वेंट चालू होगा कि आप भी इरिटेट हो जाओगे। और फैन की जो नॉइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर जो फैन का नॉइज़ है वो भी काफ़ी हद तक कम है, तो इतना ज़्यादा आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्रैफिक कंडीशन में कि कब चालू हुआ और कब बंद हुआ। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस बाइक का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो दोनों ही इसका वेट है। देखो, वेट इसका डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि यार ये ना बहुत ही भारी है, तो अगर आप बहुत पहली बार चला रहे हो तो आपको यूज टू होना पड़ेगा। और अगर आपकी हाइट मेरी तरह यानी 5'6" है तो भाई एक साइड का पैर आपका नीचे जाएगा और एक साइड का थोड़ा सा रह जाएगा। तो उस कंडीशन में तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार ये लुढ़क गई तो भूल जाओ आपके संभाल में आएगी। भाई इतनी भारी है ये। ड्राई वेट इसका 185 समथिंग है, और पेट्रोल टूरिंग वूरिंग जब करोगे तो ऑब्वियस बात है 200 प्लस तक वेट पहुंच जाता है। तो वो एक चीज़ ध्यान देने वाली है। बाकी इसका भारी वेट की वजह से आपको हाईवे पे जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, जो हवा का झोंका चलता है हाईवेज पे जनरली, आपको कभी भी फील नहीं होगा। एक्सप्रेस वे पे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक मेरी लहर मार रही है या बगल से कोई ट्रक निकल गया तो मुझे उसके लिए दिक्कत हो रही है। स्टेबिलिटी इतनी तगड़ी है ना इसकी, भाई मैं क्या ही बताऊं। आते हैं यार एक एज एन ओनर, अगर आप चाहो कि अगली जनरेशन की जो डोमिनार है उसके अंदर में क्या चेंजेस करने चाहिए, तो भाई देखो, अगर मैं इसके अंदर में चेंजेस के लिए बोलूँगा तो बाइक पूरी लाजवाब है। थोड़ा सा अगर वेट रिडक्शन हो सके तो वो पॉसिबल हो तो अगर कंपनी कर दे। दूसरी बात कि ये बहुत ही गंदा है इसकी क्वालिटी, इसकी पोजीशन। यार ये कुछ भी कर लो, सबके टूटे हुए देखे हैं मैंने। हालांकि मैंने ये देसी जुगाड़ करवा रखा है, तो आप भी अगर ऐसा करवाना चाहो तो देख लेना। बहुत ही स्टडी हो चुका है अब तो, इस पर मुक्का मार दो ना मैं तो भी नहीं टूटेगा भाई। और अदरवाइज मैंने इसको बस धुलवाया था तो पानी के प्रेशर से ही टूट गया था। अब जमाना आ चुका है कि हर व्हीकल में TFT स्क्रीन आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा कंपनी को ध्यान में देना चाहिए। और काश ऐसा पॉसिबल हो कि अगर किसी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे साइड में कैसे भी एक अगर मैप चलाने का सिस्टम मिल जाए तो वो बहुत ही कमाल करेगा। और एक चीज़
कि इसके अंदर में जो टर्निंग रेडियस है उसे थोड़ा सा मतलब ऐसा कर दे कि बहुत ही कम स्पेस में यह मुड़ जाए। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी जो मुझे अपने बाइक बजाज डोमिनार 400 BS6 के बारे में बतानी थी। नया वाला जो मॉडल आया उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टूरिंग एसेसरीज जो मैंने बाहर से लगाई वो कंपनी से दे देते हैं, अदरवाइज पूरा इंजन स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें सब कुछ A to Z सेम है। तो आई होप गाइज अगर आप लोग ये बाइक सेकेंड हैंड लेने का प्लान कर रहे हो या फिर नया लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको काफ़ी हद तक यूज़फुल रही होगी ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी किसी भी रीज़न से तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलती रहे, और एक बेहतरीन सा कमेंट कर देना ताकि हमें समझ आए कि आप लोग को क्या हमारी अगली वीडियो से एक्सपेक्टेशन है। जो भी क्वेरी होगी पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और एक चीज़ कि अगर आप भी अपने व्हीकल का ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बता देना। अगर आसपास का लोकेशन हुआ तो मैं आपसे मिलके आपकी व्हीकल का ओनरशिप रिव्यू कर दूंगा, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो। तो इसी नोट पे हम इस वीडियो को अब हम करते हैं क्लोज। तो बस सब्सक्राइब कर देना ताकि हमें और मोटिवेशन मिलते रहे और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। तो मिलेंगे हमारे ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।